सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का अर्थशास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो चलिए, आप सभी के लिए एनुअल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आप सभी को ये मदद करने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? आपके बीच ऑप्शन है जे बी से, दूसरा है माल्थस, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा है मार्शल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। साथ ही ये जानना है बच्चों कि एडम स्मिथ जो है किताब लिखा था, वो लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये जो इकोनॉमिक्स यानी ये जो दिए हैं वेल्थ कॉन्सेप्ट दिए हैं, धन संबंधी विचारधारा भी दिए हैं। साथ ही ये जानना है कि द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नामक डिफिनेशन इन्होंने ही दिया था। यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना। कौन कहा था? एडम स्मिथ कहा था, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। साथ ही ये भी जान ले कि पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का जनक जो है एडम स्मिथ को ही माना जाता है। अच्छा, अगर मार्शल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक एक किताब लिखा था और ये अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का कल्याण के बारे में जो है डिफिनेशन दिया था। माल्थस जो है जनसंख्या सिद्धांत का जो है एक सिद्धांत ये दिया है और ये किताब भी लिखा है, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जानते हैं किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि मार्शल ने दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्शल, ठीक है। और मानव कल्याण का विज्ञान है, इस जो है डिफिनेशन का जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब में डिफाइन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? बच्चों, मैं ये बता दूं कि उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी। तो उनमें से ये नजर नहीं आ रहा है मुद्रा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, जो कि उत्पत्ति के साधन नहीं है, ठीक है। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना तथा उसे मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। और उत्पादन के अर्थात उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। अच्छा, उत्पत्ति के 2 तकनीक भी होते हैं बच्चों। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? सबसे पहले जो है ये जानिए कि साधनों का आवंटन किया जाता है, यानी साधनों की बंटवारा किया जाता है। उसके बाद साधनों का कुशलतम जो है या कह सकते हैं उसका विकास किया जाता है। उसके बाद साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनमें से सभी होगा। साथ ही ये जान लीजिए कि जब साधनों का कुशलतम उपयोग होता है उसमें भी 3 समस्याएं उत्पन्न होकर आती है, जिसे केंद्रीय समस्या, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये भी केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो ये जान लीजिए बच्चों कि अर्थव्यवस्था जो होता है दुनिया में 3 तरह के पाया जाता है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रितवादी। लेकिन यहाँ जब कीमत तंत्र की बात होता है तो ये प्राइस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? तो जब मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है तो उसी को प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है और ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का जो है अधिकार होता है, प्राइवेटेशन का ज्यादा बोलबाला होता है, तो उसे पूंजीवादी कहा जाता है, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पूंजीवादी सबसे पहले कौन अपनाया था? तो अमेरिका ने अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है।
ये देखिए बच्चों, ये क्या है, उत्पादन वक्र है आपके बीच ऑप्शन, दूसरा है मांग वक्र, सी में है यानी तीसरा है उदासीनता वक्र, और चौथा है उत्पादन संभावना वक्र। तो जो भी केंद्रीय समस्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का जो समाधान होता है वो उत्पादन संभावना वक्र के जरिए होता है। चलिए जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। बच्चों यहाँ उत्पादन संभावना वक्र का जो है परिभाषा दिया हुआ है सैमुअल्सन के अनुसार, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अच्छा, पूर्ण रोजगार जो है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही सिर्फ संभव है ना। किस तरह के अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की संभावना है, तो ये पूंजीवादी, क्योंकि वहां प्राइवेटेशन ज्यादा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार जो है प्राइवेटेशन ही देता है। और उस तरह के अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन होते हैं तथा अपनी तकनीक के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की संभावना दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है ग्राफ के द्वारा भी जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और यहाँ पर दो वस्तुओं के संयोग को दिखाता है। एक्स एक्सिस में गेहूं को दिखा रहा है जो लाख टन में है और इधर मशीन को दिखा रहा है वाई एक्सिस में। अब यहाँ पर जो है एक समय में क्योंकि साधन सीमित होते हैं, रॉबिन्स के अनुसार साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होते हैं, लेकिन यहाँ उत्पादन संभावना वक्र जो है दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। ठीक है, और ये बताता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन करेगा इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही करेगा, ना इसके अगर अंदर करता है तो उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कह सकते हैं अपने साधनों का जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। और अगर इस लाइन के बाहर करता है तो अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट है, यानी ये जो एफ वाला ऑप्शन है आप कतई जो है इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उतना साधन नहीं है। आपका जो साधन है ये लाइन है, ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, यानी पॉसिबिलिटी इसी लाइन में है। अब अगर इस लाइन में कोई अर्थव्यवस्था उत्पादन करता है तो इसको कहा जाता है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी अपने साधनों का सदुपयोग करना। ठीक है, और इस कर्व के जरिए जो है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर कहीं भी कोई उत्पादक अगर उत्पादन करता है तो समान संतुष्टि का प्राप्ति होता है। लेकिन क्या है कि एक समय में अगर मान लिया जाए कि मशीन जो है 50 यूनिट को उत्पादन करना चाह रहा है तो उस समय गेहूं क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर गेहूं को 4 लाख टन अगर उत्पादन करना चाहेगा तो उस समय मशीन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अर्थव्यवस्था को करना होगा जिससे कि दोनों उत्पादन हो। तो बी में लेके आएंगे आपको, तो बी में क्या हो रहा है कि 45 मशीन का उत्पादन हो रहा है, यानी 1000 यूनिट में हो रहा है। उसके बाद जो है आपका गेहूं जो है 1 लाख टन हो रहा है। लेकिन अगर हो सकता है गेहूं की आवश्यकता ज्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा, मशीन में जो पूंजी लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट को सेक्रीफाइस करके उसको गेहूं में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के गेहूं उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, और उसी तरह जो है अगर डी पॉइंट में आना चाहता है कि गेहूं और भी आवश्यकता है तो हमें कहीं ना कहीं जो है मशीन के उत्पादन पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको कम करके हमें गेहूं में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या ऐसे अगर हम लोग इधर से अगर देखना चाहेंगे तो अगर गेहूं से ज्यादा अगर मशीन इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं 3 लाख टन से हम 2 लाख टन में आएंगे और जो है मशीन का उत्पादन जो है हम कितना करेंगे, 35,000 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखना होता है कि एक समय में हम दोनों ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, किसी ना किसी एक को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ फ्लक्चुएशन। ये क्या है, मार्जिनल रेट, ये जो है बी, ये जो दिख रहा है बी सी के जो ये दिख रहा है ये, इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ फ्लक्चुएशन, क्योंकि इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इतना पाने के लिए इसको जो है क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है,
हालांकि बच्चों उदासीनता वक्र देख सकते हैं कैसा होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जो है इधर झुका हुआ होता है, मूल बिंदु की ओर जो है झुका हुआ होता है। और यहाँ देखिए मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है भी झुका हुआ होता है, इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र, इसको बोलते हैं मांग वक्र। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कॉनकैव होता है, कैसा होता है, कॉनकैव होता है, इसे उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा। गॉसियन का प्रथम नियम कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपके बीच ऑप्शन है मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गॉसियन जो है, गॉसियन का जो प्रथम नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो चलिए जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग गॉसियन के बारे में जानते हैं। ये जो है ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री है। कहाँ का है? ऑस्ट्रियन, ठीक है। इनका एच गॉसियन जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसियन का प्रथम नियम बताया है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो होता है, जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब भी किसी वस्तु का हम लगातार या अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं बच्चों, तो उसके प्रति हमारा रुचि जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, कम होता जाता है। उसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। हालांकि गॉसियन का दूसरा नियम जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है। और सम सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपया की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है और यह जो है गॉसियन का दूसरा नियम है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बोल रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? आपके बीच ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इतना बार मैं प्रैक्टिस इसको करवा चुका हूँ कि ये शून्य होगा। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है और मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे और मार्जिनल यूटिलिटी का ऐसे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब मैक्सिमम होता है, टोटल यूटिलिटी जब अधिकतम पॉइंट पर होता है, तो उस वक्त जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो शून्य की अवस्था में होता है। तब जाकर के कोई भी उपभोक्ता संतुष्टि पॉइंट पर होता है। ये जानना है, इसका 3 पोजीशन। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता हुआ दिखता है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी घटते दर पर बढ़ते हुए नजर आता है। दूसरा पॉइंट में जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी शून्य स्थिति में होता है। जब टोटल यूटिलिटी घटते दर पर दिखाई देता है तब जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऋणात्मक में चला जाता है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच 3 ऐसे रूल्स हैं, 3 ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट होता है। चलिए बच्चों जानते हैं हम लोग कि कीमत या बजट रेखा, इसको आय रेखा भी कहा जाता है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका लाइन को देखेंगे कि बजट लाइन कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसको जो है एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। और ये किसी अर्थव्यवस्था का आय को मान लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था का क्या है, ये इनकम है। इस इनकम के अंदर ही वो क्या करता है, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ इसकी ढाल बताया जाता है कि अगर मान लिया जाए ये भी बजट रेखा भी जो होता है या कीमत रेखा जो होता है या आय रेखा जो होता है, 2 वस्तुओं के संयोग को बताता है और ये बताता है कि किसी एक वस्तु को पाने के लिए दूसरा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी त्यागना पड़ता है। और उसी को जो है बजट रेखा का ढाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है जब किसी एक को त्यागेंगे तो त्यागने का मतलब है माइनस, वो क्या होगा,
माइनस में दिखाएगा। तो आपका जो है, जिसे मान लिया जाए कि ये हमको प्राप्त करना है या वायु वाला को प्राप्त करना है, तो जिसको हमको त्यागना होता है उसको ऊपर लिखना होता है। जिसे हम x वस्तु को त्याग करके, जिसे मान लिया जाए कि पहले इतना उत्पादन हो रहा था, अब जो है हमको इतना उत्पादन करना है, यानी उत्पादन को हमको बढ़ाना है वायु वस्तु को। तो वायु वस्तु को जब बढ़ाना है तो इसको कहीं ना कहीं हमको त्यागना पड़ेगा, पी एक्स को त्यागना पड़ेगा पी वाई को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जो है पी एक्स बाई पी वाई दिया हुआ, यह माइनस, और ये माइनस जो है त्याग को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। बोल रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है। देखिए जो है उपयोगिता से रिलेटेड जो है दो सिद्धांत आया है, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि कंज्यूमर बिहेवियर एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत दो अप्रोच पढ़ना है। एक है कार्डिनल अप्रोच जिसको बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, और एक है ऑर्डिनल व्यू पॉइंट या अप्रोच जिसको क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत जो है, ये दोनों अप्रोच के अंतर्गत यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ गणनावाचक जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है और उसका किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इधर जो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो अभी प्रश्न कर रहा था कि क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है कौन अर्थशास्त्री दिया है, तो वो दिया है प्रोफेसर हिग्स और एलन दिया है, जिसका किताब का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। क्या नाम है? वैल्यू एंड कैपिटल। कब दिया है ये? 1939 में। तो आपको पूछेगा कि क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया है और गणनावाचक दृष्टिकोण जो है कौन सा अर्थशास्त्री डिफाइन किया है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण जो है बच्चों प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है ना। कब दिया था? 1890 के दशक में या 1890 में दिया है, और उसका किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और क्रमवाचक दृष्टिकोण का जो है डिफाइन कौन किया है? तो प्रोफेसर हिग्स और एलन ने किया है, और ये दोनों संयुक्त रूप से जो है क्रमवाचक का दृष्टिकोण दिया है। और कहीं ना कहीं अल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच को, विचारधारा को इन्होंने विरोध करते हुए वैल्यू एंड कैपिटल नामक एक किताब लिखा। कब? 1939 में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो है उपयोगिता विश्लेषण जो है ये मार्शल बताया है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो शून्य में होता है। और इंडिफरेंस कर्व देखिए, ये जो है हिग्स और एलन जो है इंडिफरेंस कर्व के जरिए जो है उदासीनता वक्र को बताने की कोशिश किया है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि टोटल यूटिलिटी की उपयोगिता विश्लेषण जो है मार्शल दिया है, और जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है वो हिग्स और कौन दिया है? एलन ने दिया है। तो यहाँ बच्चों आपका बीच ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रमवाचक का हिग्स और एलन ने। अभी मैंने दिखाया आपको, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल अप्रोच। कौन दिया है? हिग्स और एलन ने दिया है। तो किस कर्व के द्वारा? तो उदासीनता वक्र सिद्धांत के द्वारा जो है इन्होंने उपयोगिता का विश्लेषण किया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अभी जस्ट ऊपर में हम लोग जिसका जिक्र करके आ रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है गोसेन का प्रथम नियम है। तो गोसेन यहाँ आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोसेन हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि मांग वक्र की सामान्यता ढाल कैसा होता है। बच्चों मांग का वक्र का जो ढाल होता है ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ रहता है। डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है झुका हुआ होता है, ये आपको जानना है। अब आपके बीच ऑप्शन क्या है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर। ये तो कदाचित नहीं है। ऊपर कहने का मतलब है कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो ऐसे तो डिमांड कर्व नहीं होता है। अब बोल रहा है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर, बोला एक्स अक्ष के समांतर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। देखिए ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ होता है, यह ढाल है इसका। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस पी को दिखाता है और एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी को दिखाता है, और प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है, विलोमता होता है, या इसको कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बोल रहा है कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपके बीच ऑप्शन है पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स, फिर बोलता है कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, दोनों आपस में बराबर होता है। यह तीसरा है डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड अगर आप पढ़े होंगे तो उसका डिफिनेशन है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड। तो कहीं ना कहीं प्राइस और डिमांड के बीच जो है फलनात्मक संबंध होता है, फंक्शन होता है, तो यहाँ फंक्शन को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर सटीक होगा। लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। तो प्राइस और डिमांड यानी बोल सकते हैं क्वांटिटी के बीच जो है ऋणात्मक संबंधों को बताता है, ये भी जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग क्या है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या अस्थिर रहती है। तो यहाँ आपका आंसर होगा कि जो है वो घट जाती है। जब घटिया प्रकार की वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, स्वतः घट जाएगा। ठीक है। और मूल्य वृद्धि क्या है बच्चों, मुद्रास्फीति है। जब किसी वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि होता रहता है तो उस सिचुएशन को ही मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है या मूल्य वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 15 में, मांग में कमी के क्या कारण है। ठीक है, तो मांग में जो कमी का कारण है आपके बीच ऑप्शन है आय में कमी हो जाना, क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाना, उपभोक्ता की रुचि में कमी होना या इनमें से सभी। तो इनमें से आपका सभी होगा। अगर किसी वस्तु की मांग में कमी हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड होता है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता की आय में कमी होगा, तब डिमांड कम करेगा। या क्रेताओं की संख्या कम हो जाता है मार्केट में, तब भी वस्तु की मांग कम होती है। उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि कम होने लगता है, तब भी उस वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, मांग की लोच है। मांग की लोच क्या है, गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, मांग की लोच जो होता है वो मात्रात्मक कथन होता है और गुणात्मक कथन जो है मांग के नियम को कहा जाता है। मांग के नियम कैसे हैं, तो गुणात्मक है। ठीक है, लेकिन मांग की लोच जो है वो मात्रात्मक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्रात्मक कौन होता है, मांग की लोच होता है। मांग की लोच के बराबर होता है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको इट इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। ये भी इस फॉर्मूला के जरिए जो है आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है गुणात्मक कथन जो है वो मांग के नियम को कहा जाता है, जिसमें एक डिफिनेशन है लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोल रहा है कि विलासिता वस्तु की मांग होती है। देखिए विलासिता वस्तु क्या होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वे जो है महंगे वस्तु खरीदने लगते हैं, है ना। जो जीवन के लिए उतना महत्व नहीं होता है फिर भी लोग खरीद रहे होते हैं, तो उसको विलासिता की वस्तु कहा जाता है। और जब इनकम बढ़ता है तब विलासिता वस्तु की मांग बढ़ता है, और जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो विलासिता की वस्तु जो होती है वो कम होने लगती है मांग। तो ये एक प्रकार का लोचदार होगा। क्या होगा, लोचदार। लोचदार का कहने का मतलब है कि प्राइस में अगर मान लिया जाए कि प्राइस अगर नहीं कर सकते, इनकम बढ़ता है, इनकम मान लीजिए इनिशियल पोजीशन में ये है तो डिमांड ये हो रहा होता है, इनकम जो है पहला पोजीशन में ये होता है। जैसे इनकम बढ़ता है तो क्वांटिटी भी यानी डिमांड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने के बाद अगर क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसको लोचदार कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है और उसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में अगर परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो इस तरह के मांग को लोचदार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, कैसा, शून्य होती है या असीमित होती है या फिर इकाई से अधिक होती है या
इकाई से कम होता है। तो बच्चों यहाँ जो है आवश्यक वस्तु का जो मांगलोच होता है ना वो शून्य के बराबर होता है। कैसा होता है? तो जो जैसे मान लिया जाए ये नमक का जो है आप देखे होंगे नमक, ठीक है, इसका प्राइस जो है कम रहता है तब भी 1 किलो खरीद रहा होता है। प्राइस जब 10 रुपया था तब भी 1 किलो खरीद रहा है, अभी 20 रुपया हो गया या 30 रुपया हो गया तब भी 1 किलो खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब प्राइस में यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन ना हो तो उसे मांग की लोच शून्य समझा जाता है। और आवश्यक वस्तु में इस तरह को देखने को मिलता है, प्राइस चाहे कम या ऊपर हो जाता है फिर भी जो है क्वांटिटी सेम मात्रा में खरीदता है तो इसको कहा जाता है मांग की लोच कैसा है? तो शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। और उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। आपके बीच है क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये तो होगा ही नहीं। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, जहां फंक्शन को दिखाएगा। फलन अगर लिखा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट इसका है, जब फलन लिखा हुआ रहे, उत्पादन फलन हो चाहे मांग फलन हो, तो यहाँ पर एफ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच जो है फलनात्मक संबंध को बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहें हम? उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। अब यहाँ उत्पत्ति के साधन आप जानते हैं कि 5 होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ठीक है, और खुद उद्यमी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। अभी मैंने कहा कि भूमि, पूंजी, श्रम, ठीक है, ये जो है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। तो भूमि वो देखिए, पूंजी, श्रम, तो यहाँ मुद्रा होगा, ठीक है। मुद्रा से थोड़ी होगा, उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए उत्पादन के लिए। अब बोल रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। आपके बीच ऑप्शन है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, या कह सकते हैं कि अति दीर्घकाल से। तो आपका जो होगा वो होगा 3 आंसर होगा। तो चलिए कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। बच्चों देख सकते हैं उत्पादन का पैमाना जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकाल में होता है और एक होता है दीर्घकाल में। देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्पकाल में जो है कम समय में जो है आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट को बदल नहीं सकते हैं। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहा जाता है। तो जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, या फर्म हो गया, और इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्पकाल में आप बिल्डिंग नहीं बदल सकते तुरंत, यानी 2 दिन में 4 दिन में जो है आप जो है बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये परिवर्तनशील नहीं होगा। कौन होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। परिवर्तनशील लागत इसको कहा जाता है। नहीं, कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, अल्पकाल में भी परिवर्तन होता है। दीर्घकाल में क्या होता है, यानी लंबे समय के बाद, मान लीजिए आप एक छोटा सा फर्म खोल के रखे हैं, लेकिन 20 साल के बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी यानी फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दीर्घकाल में जो है स्थिर लागत भी परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशील लागत भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दोनों होगा, यहाँ जो है दीर्घकाल में दोनों और अल्पकाल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों काल में परिवर्तन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों स्थिति में जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर का अंतर क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो है आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए यहाँ पर पढ़े कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 2 तरह का लागत लगाना पड़ता है। एक तो पहले बिल्डिंग वगैरह लगाना होता है, मशीन खर्च करना होता है, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर लोहा बना रहे हैं तो लोहा के लिए हमको स्पंज खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। और क्या है कि कुछ कुछ जो है अल्पकालीन मजदूर को भी ला के रखते हैं, तो ये मजदूर जो है, मजदूर को जो मजदूर के प्रति जो खर्च करना पड़ता है
उसको जो है हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। या कच्चे माल जो स्पंज वगैरह खरीदते हैं तो उसको उस पर जो खर्च होता है उसको वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग तो बार बार हम नहीं बनाते हैं ये। लेकिन कहता है कि दोनों में अंतर, जैसे जैसे जो है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो है टोटल कॉस्ट में भी अंतर दिखाई पड़ेगा। बोल रहे उत्पादन के साथ साथ निरंतर क्या होगा, बढ़ता रहता है। कौन चीज, लागत, क्या, लागत। तो आपका बीच ऑप्शन जो है यहाँ बढ़ता रहता है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ता रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सही है। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपके बीच तो ऑप्शन है TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC और TC इज इक्वल टू TBC। चलिए एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए दो तरह की लागत लगाना पड़ता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम प्लस में है तो इधर ला सकते हैं तो माइनस में होगा, ठीक है। TC माइनस TFC हो गया। अब इधर बच गया कौन चीज, TBC बच गया। अब इसका जो है हम लोग राइट वाला को लेफ्ट में लिख सकते हैं और लेफ्ट वाला को राइट में लिख सकते हैं, यानी राइट वाला को लेफ्ट में और लेफ्ट वाला को राइट में हम लिख सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। ये ऑप्शन 1 में हमको दिखाई पड़ रहा था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको इतना जानना है कि TC इज इक्वल टू TFC होता है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और TVC होता है, ठीक है, TVC होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको इधर ले आना है, TC माइनस TFC। तो इधर क्या बच गया आपका, TVC बच गया, TVC। अब इधर लिख दीजिए TVC को, TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। तो देखिए TC माइनस TFC है, TC माइनस TFC, और इधर क्या है, TVC है, TVC। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 है। फिर बोलता है कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत जो है, स्थिर लागत 20 है और परिवर्तनशील लागत कितना है, 40 है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो है टोटल यूनिट जो है वो 5 बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है कि 5 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें स्थिर लागत 20 है और परिवर्तनशील लागत जो है वो 40 है। तो आप जानते हैं कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है। अब टोटल से हम एवरेज में निकालने के लिए टोटल क्वांटिटी से डिवीजन देना होता है। तो जब TC में से क्वांटिटी को डिवीजन देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। उसी तरह जो है TFC में भी क्वांटिटी से डिवीजन देंगे तो मेरा AFC आएगा, फिर TVC में भी क्वांटिटी से हम भाग देंगे तो ABC आएगा। अब सवाल है कि हमको निकालने बोल रहा है औसत लागत, ठीक है, और दिया हुआ है स्थिर, यानी औसत स्थिर लागत जो है 20 दिया हुआ है तो 20 बिठा दिए। फिर औसत परिवर्तनशील लागत जो है 40 दिखा रहा है तो 40 यहाँ पर लगा, इसका वैल्यू पुट कर दिए। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 आएगा। तो देखिए 60 ऑप्शन का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर 60 दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब AC निकालने बोल रहा है, औसत लागत निकालने बोल रहा है, तो औसत लागत का हो जाएगा AFC प्लस होगा ABC। तो AFC कितना था, यानी बोल रहा है कि स्थिर लागत 20 थी, यहाँ 20 बैठा दीजिए, प्लस जो है ABC बोल दिया, यानी परिवर्तनशील लागत 40 हो गया। तो 40 और 20 कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो यहाँ पर जो है आपके बीच ऑप्शन है MR इक्वल टू MC वक्र MR को नीचे से काटे, ठीक है, या पहला दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है तीसरा होगा, दोनों होना चाहिए, ठीक है।
आप जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस तरह का ग्राफ देखे होंगे, और ये आपका क्या है, ए आर रेखा और जो है एम आर रेखा होता है। क्या होता है, एम आर रेखा, ठीक है। और ए आर और एम आर जो है आपस में बराबर होता है। ए आर किसको बोलते हैं, प्रति इकाई वस्तु को बेचने से प्राप्त आय को हम लोग ए आर कहेंगे, और एम आर किसको बोलेंगे, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, यानी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय को एम आर कहते हैं। दोनों हमेशा बराबर होता है। और एमसी रेखा जो है ऐसे काटता है, एमसी रेखा जो है एम आर रेखा को नीचे से काटता है। तो इस पॉइंट पर जो है एम आर और एमसी आपस में बराबर होता है। और साथ ही कहता है कि एमसी वक्र एम आर को कहां से काटेगा, तो नीचे से काटेगा। कुल मिलाकर के लागत कम होना चाहिए और आय अधिक प्राप्त होना चाहिए। तो आय जो है, लागत जो है नीचे से काटना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है बच्चों, ये जो होता है इस तरह का ग्राफ होता है ऐसे, और ए आर और एम आर जो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, और उसको एमसी रेखा जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट रेखा जो होता है, नीचे से काटता है। ये तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। और तब जाकर एम आर और एमसी भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए आर एम आर बराबर, ए आर बड़ा होता है एम आर से, ए आर छोटा होता है एम आर से, ए आर प्लस ए सी इज इक्वल टू एम आर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला, चूंकि ए आर और एम आर जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपस में बराबर होता है। ए आर क्या होता है, ये रेखा को डिमांड रेखा भी कहा जाता है, मांग रेखा भी कहा जाता है। और ए आर जो होता है, बोल रहे कि प्रति इकाई वस्तु को बेचने से प्राप्त आय, जैसे एक पेन को 10 रुपये में बेच रहे हैं तो ए आर 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, किस बाजार में ए आर वक्र एक सच के समांतर होता है। तो यहीं पर देख लीजिए ना, ये जो रेखा है मांग वक्र, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, और इसके समांतर है। तो किस तरह के बाजार में है, तो पूर्ण प्रतियोगिता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। ए आर जो है, ए आर वक्र जो है एक सच के समांतर है। यहाँ पर आपको लिख सकता है, मांग वक्र भी बोल दे सकता है कि मांग वक्र एक सच के समांतर होता है। तो किस तरह के बाजार में, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि फर्म का अंतिम संतुलन दशा कहाँ होता है। आपके पीछे एमसी वक्र एम आर को ऊपर से काटे, कदाचित नहीं, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एमसी रेखा जो होता है ऊपर से जहां जब काटेगा ना, हालांकि ऊपर से भी काटता है, तो यहाँ पर संतुलन नहीं होता है, नीचे से काटना चाहिए, ठीक है। नीचे से जब काटेगा एमसी रेखा एम आर रेखा को, तब जो है वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो एमसी वक्र एम आर को नीचे से काटे तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। देखिए वस्तु की पूर्ति का कौन कौन सा जो है घटक है, वस्तु की कीमत, एकदम ये सही बात है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये भी सही बात है। उत्पादन साधनों की कीमत, ये भी सही बात है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वस्तु की पूर्ति में जो है ये सारे घटक दिखाई पड़ते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाता है तो हम लोग दूसरे संबंधित वस्तु की तरफ देखने लगते हैं। खरीदने के हैं बंधा गोभी और खरीद के आगे फूल गोभी, क्यों, बंधा गोभी की ज्यादा कीमत है तो फूल गोभी सस्ता मिल रहा है तो उसको खरीद लेते हैं। तो संबंधित वस्तु की कीमत पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और उत्पादन के साधनों की कीमत पर निर्भर करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि बोलता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, या किसका कथन है। जेबीसी का है, रिकार्डो का है, पीगू का है, मार्शल का है। तो जेबीसी का है। जेबीसी जो है उनका कहना है कि पूर्ति जो है मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ठीक है। ये कोटेशन तो पीजीटी लेवल का है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, बोल रहा है कि ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति का लोच क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, कम लोचदार होता है, इकाई लोचदार होता है। तो पूर्णतः ये बेलोचदार होगा,
क्या होगा, बेलोचदार। तो आपको मैं लोच का श्रेणी जो बता रखा है मांग की लोच में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो बाजार चैप्टर में भी इसको मैंने बताया है कि जब जो है इस तरह का कर्व दिखाई पड़े, यानी कह सकते हैं वाई अक्ष के समांतर अगर कोई दिखाई देता है, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, तो हमेशा बेलोचदार होता है। इसका मतलब है कि वाई अक्ष जो होता है कीमत को बताता है और एक्स अक्ष जो है वो मात्रा को बताता है। कीमत मान लिया जाए पहले 10 रुपया था, तब भी 1 यूनिट खरीद रहा था, यानी 1 केजी खरीद रहा था। 10 से 20 रुपया हो जाता है, 10 से कितना, तो 20 रुपया, फिर भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है, 1 ही यूनिट खरीद रहा होता है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे बेलोचदार मांग। क्या बोलेंगे, बेलोचदार मांग। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32 में, पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई बाय चेंज इन प्राइस इनटू 1 बाय पी प्राइस। फिर यहाँ जो है देख सकते हैं थर्ड होगा, है ना, यहाँ जो होगा वो तीसरा होगा। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी सप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इनटू प्राइस, फिर यहाँ पर है चेंज इन प्राइस इनटू बाय चेंज इन बोल सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई इनटू प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो आपका आंसर जो होगा ये पहला होगा। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। जब ये डिवाइड में रहता है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पी ऊपर चला जाता है, ठीक है, और चेंज इन प्राइस जो है नीचे रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पी बाई क्यू को एक साइड कर दिए और चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस को एक साइड कर दिए, और आपके बीच ऑप्शन यही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बाजार की क्या विशेषता है। एक आपके बीच ऑप्शन है, एक क्षेत्र, दूसरा है क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, वस्तु का एक मूल्य, इनमें से सभी। तो ये सभी नजर आते हैं बाजार में। जो है एक क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र में हम जाकर के क्रेता और विक्रेता आपस में जो है वस्तुओं का लेन देन करता है, ये तो सही है। क्रेता और विक्रेता जब तक उपस्थित नहीं होंगे तो वस्तु का लेन देन या खरीद बिक्री होगा नहीं। फिर यह वस्तु का एक कीमत होता है ना, एक निश्चित समय में एक कीमत होता है, तो ये सभी होगा। बाजार क्या है, एक अलग एक वीडियो में बना रखा है बाजार चैप्टर का, आप जरूर देख लीजिएगा। और बाजार चैप्टर से क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा। बाजार वह स्थिति जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं की लेन देन करता है ना। बाजार 3 प्रकार के पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत बाजार, ठीक है। इसको एक अलग वीडियो बना रखा है, जरूर देख लीजिए। अब यहाँ जो है 34 में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है AR या MR, फिर बोल रहा है कि पहला दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दोनों होगा, नहीं तीसरा होगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है, और यहाँ पर जो है AR और MR जो है दोनों बराबर होता है, स्थिर रहता है ये, है ना। AR को कीमत भी कहा जाता है, प्राइस भी कहा जाता है, तो प्राइस हमेशा स्थिर रहता है ऐसे। और इसकी क्वांटिटी चाहे आप जितना भी खरीद लीजिए, एक निश्चित कीमत में उसकी क्वांटिटी आप जितना मात्रा खरीद लीजिए तो निश्चित कौन रहता है, स्थिर कौन रहता है, प्राइस, यानी AR और MR। क्योंकि AR और MR इस बाजार में दोनों इक्वल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु समरूप होती है ना। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्रेता और विक्रेता को। तो क्या नहीं आपका होगा, तो विज्ञापन नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। विज्ञापन जो है वहां पर नहीं दिखाए, उसकी विशेषता ये विज्ञापन तथा विक्रय नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का तो एक स्पेशल जो है लास्ट वीडियो भी है, आप जरूर देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर कहता है कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है,
यानी 2 इकाई लगाया जाता है तो 22 उत्पादन होता है, 1 इकाई लगाने पर 10 होता है, तो सीमांत उत्पादन क्या हो, यही न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि कहता है कि जब 2 यूनिट श्रम का लगाया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, 22 होता है। जब 1 श्रम का इकाई लगाया जाता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, यानी सीमांत उत्पादन क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्शन एन, यानी नंबर ऑफ, कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1। एन का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में आप जो है कह सकते हैं अधिकतम इकाई कहां पर लगा रहे, 2, तो यहाँ पर अधिकतम इकाई 2 बैठा दिए, नंबर ऑफ लेबर, और नंबर ऑफ लेबर यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ 2 किसको रेफर कर रहा है, 22 को, तो यहाँ 22 पुट कर दिए, और 2 माइनस 1 मतलब 1 को रेफर करेगा तो 1 वाला 10, तो यहाँ देखिए 10 बैठा दिए। अब 22 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग कीमत लोच क्या होगा, 1 से अधिक होगा। जहां पर बिक्री ज्यादा होने लगती है तो मांग 1 से अधिक कब होता है, जब प्राइस एकदम बहुत कम परिवर्तन होता है और उसका मांग की मात्रा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो डिमांड कर्व ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं ईडी ग्रेटर देन 1, जहां प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी जो है, चेंज इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो इकाई से अधिक बोलते हैं। तो जहां पर ज्यादा बिक्री होने लगेगा सरकार क्या करेगा, उस वस्तु पर जो है कर की दर में वृद्धि कर सकता है, तो इकाई से अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप किससे किया जाता है, यूटिल से, मीटर से, मुद्रा से, ग्राम से। तो आपको जो है यूटिल से मापता है। ठीक है, उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, तो यूटिल से। हालांकि जो है किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो है मुद्रा के रूप में हम लोग मापते हैं, लेकिन यहाँ पर यूटिल्स दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन सही होगा यूटिल्स। ठीक है, 39 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बोला किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं, डिमांड कर्व ऐसे रहता है, जब प्राइस हाई रहता है तो क्वांटिटी एकदम लो होता है, और जैसे ही प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस और क्वांटिटी के बीच क्या होता है, विलोम यानी उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, प्राइस और मांग की मात्रा के बीच जो है विलोम संबंध पाया जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो वो उपयोगिता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपयोगिता। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में जो पढ़े हैं, मार्शल ने दिया है कि किसी वस्तु का वह खास गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है उसे उपयोगिता कहा जाता है। तो जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी हमारी भूख को मिटाता है, पानी जब पीते हैं तो पानी हमारी प्यास को बुझाता है, तो पानी में क्या है, उपयोगिता है। क्या है, उपयोगिता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2।